हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक थ्योरम की थी कि सभी समक्रमचयों का समुच्चय जो है an वो क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। और उस ग्रुप का नाम क्या था? एकांतर ग्रुप। क्या नाम था? एकांतर ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप। कि an है वो सभी समक्रमचयों का समुच्चय है और क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप का नाम क्या होता है? एकांतर ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप। और जिसकी कोटि क्या होती है? फैक्टोरियल n/2। इसको हमने क्या कर दिया था? प्रूव कर दिया था। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है कि जो Pn होता है वो सभी क्रमचयों का समुच्चय है, वो भी ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप का नाम क्या होता है? सममित ग्रुप। एक थ्योरम इसकी प्रूव की थी और एक थ्योरम हमने ऊपर वाले की प्रूव की थी। उस ग्रुप को क्या कहते हैं? सममित ग्रुप। और इसकी कोटि कितनी होती है? फैक्टोरियल n होती है। ये हमने क्या कर लिया था? प्रूव कर लिया था। दोनों की एक एक थ्योरम थी और दोनों को हमने क्या कर लिया? प्रूव कर लिया। ठीक है ना। अब अपन क्या कर रहे हैं? आगे चल रहे हैं और एग्जाम्पल की तरफ चल रहे हैं। और आज के लेक्चर में क्या हो जाएगा? आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम अगले लेक्चर से यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अब देखो, इस महीने आपको क्या क्या हो जाएगा आपका सिलेबस में। तो इस महीने आपको कोशिश ये रहेगी कि कॉम्प्लेक्स की तीनों यूनिट करवाई जाए। थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखो, हमारा जो सिलेबस है वो 50% सिलेबस कर दिया गया। सिलेबस जो है वो 50% सिलेबस कर दिया गया। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको मिनिमम या मैक्सिमम बोल सकते हो, आपकी 3 यूनिट ही पढ़नी है। आपको कितनी यूनिट पढ़नी है? 3 यूनिट पढ़नी है। 3 यूनिट से आपका पेपर पूरा कवर हो जाएगा। वैसे तो 50% में 2.5 यूनिट होती है, लेकिन आप 3 यूनिट पढ़ के चले जाओ तो मैक्सिमम आपका पोर्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे पहले हम बात करें, एक बुक की बात कर लेते हैं। सेकंड पेपर हमारा था, एक बार थोड़ा बता देता हूं मैं आपको, और फिर जिससे कि आप अच्छे से उसको प्रिपरेशन कर सको। तो जो पेपर नंबर सेकंड है वो अपना क्या था? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। यही तो था, सम्मिश्र विश्लेषण। इसमें मैंने आपको अब तक 2 यूनिट कंप्लीट करवा दी है। 2 यूनिट कंप्लीट। और जो तीसरी यूनिट है, और तीसरी यूनिट की मैंने थ्योरम कंप्लीट करवा दी है। क्या कंप्लीट करवा दिया? थ्योरम को मैंने क्या करवा दिया? कंप्लीट करवा दिया। अब इसमें आपके क्या बच्चे हैं? सिर्फ एग्जांपल्स बचे हैं। क्या बचे? एग्जांपल्स बचे। वो 5 से 6 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसमें 3 यूनिट कवर कर लेंगे और इस अप्रैल के मंथ में ही, इस अप्रैल महीने में आपको ये कंप्लीट हो जाएगा आपका तीसरा। ये जो पेपर है उसमें आपके 5-6 जो आपके लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो टोटल लेक्चर हो जाएंगे इसके 50 से 51 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे और 50 से 51 लेक्चर में आपका यूनिट नंबर 3 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट की। तो पेपर फर्स्ट हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित। इसकी यूनिट नंबर 1 है वो आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। एग्जाम्पल जैसे ही कंप्लीट होंगे ना, वैसे ही हमारे यूनिट नंबर आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके लेक्चर कितने हैं आपके? 20 लेक्चर में ये कंप्लीट होगी, क्योंकि यूनिट 1 है वो आपकी बड़ी है। यूनिट 1 जो है वो आपकी क्या है? काफी बड़ी है, क्योंकि उसमें 2 चैप्टर इंक्लूडेड है। फिर हम क्या करेंगे? अगले लेक्चर में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और फिर इस प्रकार से यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये आपके हो जाएंगे, मान के चलो 30 अप्रैल तक मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कंप्लीट हो जाए। 30 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, यदि अदरवाइज 30 अप्रैल तक नहीं कंप्लीट होता है तो आपको 5 मई लास्ट डेट होगी। 5 मई तक ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अपना पेपर थर्ड अपना है मैकेनिक्स। पेपर थर्ड क्या अपना? मैकेनिक्स। उसमें आपको यूनिट 1 भी मिल जाएगी आपको 5 मई तक कंप्लीट। और फिर देख लेंगे टाइम के अनुसार यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न रहेगा। आपको मैंने एक लेक्चर में बता दिया कि आप हम किस हिसाब से हम पढ़ेंगे और किस हिसाब से हम सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब इनके लेक्चर मान लो आप कम से कम, भाई लेक्चर की टेंशन मत लो कि भाई कितने लेक्चर आएंगे। अपनी मेन यूनिट क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। तो मैक्सिमम बोल सकते हो आपके 10 से या 12 लेक्चर इसके आएंगे और 10-12 इसके लेक्चर आएंगे। तो मान के चलो कि इसके भी 50 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। 50 या 40 या 45 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। अब ये सोच रहे होंगे कि आपके भी लेक्चर सर
बड़े बड़े बना दो 2-2 घंटे के। अब 2-2 घंटों के बना दूंगा मैं लेक्चर, लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे 2 घंटे के लेक्चर एक साथ। क्यों? क्योंकि ये जो पेपर है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, वो आपका थ्योरेटिकल है। तो थ्योरेटिकल है तो उसके कम से कम 45 से 50 मिनट का है ना जो वीडियो होता है वो सफिशियंट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो थ्योरम आ जाए, एक तो एग्जाम्पल आ जाए, इतना काफी है, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसलिए 2 घंटे बनाने से क्या होता है कि 2 घंटे बना तो दूंगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके समझ में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अपने को जब भी वैसे भी आपका जो पेपर है वो आपका सेकेंड वीक में बताया गया है। कब बताया गया है? सेकेंड वीक में बताया गया है, मई के सेकेंड वीक में। तो वही मई के सेकेंड वीक में बताया गया, तो कम से कम मान के चलो 17-18 मई से स्टार्ट हो सकते हैं मे बी। ठीक है ना? 17-18 मई से स्टार्ट होंगे, और 17-18 मई 5 मई तक आपका मैं कम से कम आपके टोटल जो यूनिट है वो कितनी आएगी? 9 यूनिट आएगी। 3-3 यूनिट यदि अपन देखें सब में तो 9 यूनिट आएगी। और 9 यूनिट की वजह से अपना जो सिलेबस हो जाएगा वो अप्रैल मंथ में कम से कम अपनी की 6 यूनिट कोशिश रहेगी कि कंप्लीट हो जाए। देखो पेपर स्टार्ट हो गए तो ऐसे होता है पेपर, जैसे मान लो पहले पीसीएम के 3 होंगे, तीनों पेपर होंगे, सॉरी फिजिक्स के 3 होंगे पहले। भाई वो तो मैथ भी दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैथ नहीं दे सकते। पहले मैथ के 3 हो सकते हैं या फिजिक्स के 3 हो सकते हैं, फिर केमिस्ट्री के तीनों पेपर होंगे और फिर मैथ के तीनों पेपर होंगे, इस हिसाब से देंगे। यदि मैथ का पेपर अपना लास्ट में आता है, मैथ का पेपर यदि क्या आता है? लास्ट में आता है, तब ये मान के चलो कि मैथ का पेपर में आपको आराम से टाइम मिल जाएगा। इसलिए आप अप्रैल महीने में ये कोशिश करो कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के वीडियो जैसे जैसे वीडियो आते रहे वैसे वैसे कंप्लीट कर लो, जिससे कि आप दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है? नोट्स बनाते जाओ, और फिर भी कोई क्वेरीज अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप कमेंट करके कि हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है या ये सिलेबस नहीं हुआ, तो मैं सारी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स कंप्लीट करते ही हैं, और एग्जाम्पल कंप्लीट होते ही हमारी यूनिट 1 इसमें कंप्लीट हो जाएगी। फिर नंबर यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे और इस प्रकार थर्ड यूनिट कंप्लीट करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल्स हम कर रहे थे, तो पहला एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे। तीन संकेतों 1, 2, 3 पर सारे क्रमचे लिखिए। क्रमचे लिखिए तथा इसकी संक्रिया सारणी बनाओ। इसकी संक्रिया सारणी बनाओ। ठीक है? अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें देखो 3 से 4 एग्जांपल है जो आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2018 में आ चुका एग्जांपल। ठीक है? तो आपके इजी इजी एग्जांपल है, जैसे जैसे हमने परिभाषा पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग अपने को सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो देखो 3 संकेतों, आपको 3 संकेत रखे 1, 2, 3, और उस पर आपके जितने भी डिफाइन क्रमचे होंगे वो सारे क्रमचे आपको डिफाइन करने हैं। तो देखो इसको मैंने नाम दे दिया ए समुच्चय। ए समुच्चय में अवयव कौन से मान लिए? 1, 2, 3। ठीक है? तो क्रमचयों की संख्या आपको पता है कि स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, क्रमचयों की संख्या कैसे निकालते हैं? फैक्टोरियल n के बराबर होती है। तो इसमें कितने अवयव है? फैक्टोरियल 3, 3 अवयव है। फैक्टोरियल 3 किसके बराबर होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितने बराबर हो गया? 6 के बराबर हो गया। इसका मतलब क्रमचय की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। अब क्रमचय 6 कौन कौन से होंगे? इसको नाम क्या देंगे? S3 देंगे। जितने भी क्रमचय यदि डिफाइन होते हैं उनको हम SN या PN से रिप्रेजेंट करते हैं, और उनमें सम क्रमचय समुच्चय उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? EN से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? तो डिफाइन करो देखो 1, 2, 3, तो 1, 2, 3। दूसरा 1, 2, 3, 2, 3, 1, ये सारे हमने किए हुए हैं ना। 1, 2, 3, 3, 1, 2।
1 2 3 और 2 1 3। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये सारे जो क्रमचय है वो क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाते हैं, और आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि वो सारे क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो इसको मैंने नाम क्या दे दिया, अल्फा 1, इसको मैंने नाम दे दिया अल्फा 2, इसको मैंने नाम दे दिया अल्फा 3, और इसको मैंने नाम दे दिया अल्फा 4, और इसको मैंने दे दिया अल्फा 5, और इसको नाम दे दिया अल्फा 6। आपको ग्रुप सिद्ध करना है, तो ग्रुप सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, संक्रिया सारणी बनाते हैं। तो पहले हम संक्रिया सारणी बनाते हैं और फिर उसमें सारी कंडीशन समर्थता, साचर्यता, तत्समक अवयव का अस्तित्व है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, सारे चेक करेंगे और इस प्रकार बता देंगे कि S3 क्या करता है, क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो देखो पहले बनाते हैं संक्रिया सारणी। कंपोजिशन टेबल, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5। ठीक है, तो पहले इसकी पूर्ति करते हैं, अल्फा 6 तक है ना। तो मैं एक दो तो आपको मैं बता देता हूं कि किस प्रकार से इसको पूरी करेंगे। तो अल्फा 1 को अल्फा 1 से गुणा करोगे तो अल्फा 1 ही आएगा, क्योंकि अल्फा 1 यहाँ पे क्या है, समक्रमच है, और समक्रमच को किसी से गुणा करो वापस वही आ जाता है, वही अवयव तो आता है। अल्फा 1 अल्फा 2 करेंगे तो अल्फा 2 आ जाएगा, और इसमें अल्फा 3, इसमें अल्फा 4, इसमें अल्फा 5 और इसमें अल्फा 6। अब अल्फा 2 को अल्फा 2 से, अल्फा 2 को अल्फा 1 से करोगे तो अल्फा 2 आएगा, क्योंकि अल्फा 1 क्या है, समक्रमच है, और समक्रमच को किसी भी से करोगे तो वापस कौन सा अवयव आता है, जिससे हम ऑपरेट करा रहे हैं वही अवयव आता है। ये अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5 और ये अल्फा 6। अब देखो अल्फा 2 को अल्फा 2 से करवाना है, तो अल्फा 2 अपने पास क्या है, देखो एक करके बता देता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ। 1 2 3 2 3 1 और 1 2 3 2 3 1 करो तो इसको मल्टीप्लाई। आपको अवयव तो पता है कि 1 2 3 आएगा ऊपर, 1 की इमेज 2 पे और 2 की इमेज 3 पर, तो 1 की इमेज कहाँ पे आएगी, 1 की इमेज 2 पर और 2 की इमेज 3 पर, तो 1 की इमेज 3 पर, 2 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 1 पर, तो 2 की इमेज 1 पे, 3 की इमेज 1 पर और 1 की इमेज 2 पर, तो 3 की इमेज 2 पर। तो ये किसके बराबर आ गया, देखो ऊपर अल्फा 3 के। इस प्रकार से आपने को क्या करना है, इसकी पूर्ति करना है। तो अल्फा 2 को अल्फा 2 से करोगे तो अल्फा 3, फिर इस प्रकार अल्फा 2 को इससे करेंगे तो क्या आएगा, देखो मैं आपको फिल कर देता हूं डायरेक्ट, है ना। ये आएंगे सारे, ठीक है ना, इसको आप करके देख लेना। इसको फिल कर देते हैं। एक बार वापस से कर लेते हैं, देखो अल्फा 5 आएगा यहाँ पे। अल्फा 5, अल्फा 5, अल्फा 1,
अल्फा 5, अल्फा 1, अल्फा 3, अल्फा 2। ये तो गलत हो गया पूरा ही लगभग। फिर अल्फा 5, अल्फा 4, अल्फा 6, अल्फा 2, अल्फा 1, अल्फा 3, अल्फा 6, अल्फा 5, अल्फा 4, अल्फा 3, अल्फा 2, अल्फा 1। ये सही है। ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 1, अल्फा 5, अल्फा 6, अल्फा 4, अल्फा 3, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 6, अल्फा 4, अल्फा 5 और अल्फा 4, अल्फा 6, अल्फा 5। ठीक है, अब देखो आपको क्या सिद्ध करना है कि क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता है। इसके लिए हम समर्थता लिखेंगे। तो समर्थता आपको पता है कि ये सारे अवयव ग्रुप के अवयव है, ग्रुप के अवयव है ना, तो समर्थ हो जाएगी। साचर्यता क्रमचय गुणन संक्रिया साचर्य होती है। तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, अल्फा 1। तो प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, ये अल्फा 1, अल्फा 1, अल्फा 1, अल्फा 1, अल्फा 1 इंडिकेट कर दो और फिर इसके क्या हो जाएंगे, प्रतिलोम हो जाएंगे। तो अब लिख देता हूं समर्थता, साचर्यता, सबकी डेफिनेशन लिख देते हैं और ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। पहले जो हमने लेक्चर किया था उसमें यही तो किए थे सारे भाई समर्थता साचर्यता सब सिद्ध करना बताया था ना आपको, तो उस प्रकार से आपको सिद्ध करना है समर्थता। चूंकि सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय S में विद्यमान है, समुच्चय S3 में विद्यमान है, अतः S3 क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए समर्थ है, क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए समर्थ है। ठीक है, फिर इसके बाद में साचर्यता, साचर्यता में चूंकि क्रमचय गुणन संक्रिया, ये सारे आपको पढ़े हुए हैं, चूंकि क्रमचय गुणन संक्रिया सदैव साचर्य होती है, अतः समुच्चय S3 में भी साचर्य होगी। तत्सम का योग अस्तित्व है, तत्सम का योग अस्तित्व में क्या लिखोगे, सारणी से तत्सम का योग क्या है, अल्फा 1। तो सारणी से अल्फा 1 क्या है, तत्सम का योग या तत्सम क्रमचय, जो कि समुच्चय S3 में विद्यमान है। अब इसके बाद में प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। इजी सही है ना एग्जाम्पल, बस कुछ नहीं है, आपको कंपोजिशन टेबल आनी चाहिए बनानी। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व कैसे निकालेंगे, सारणी से अल्फा 1, मैंने आपको बताया था कि जहां जहां तत्सम का अवयव है वही उसके प्रतिलोम हो जाएंगे। सारणी से अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6 के प्रतिलोम क्रम से अल्फा 1 है पहले का, दूसरे का अल्फा 3 है, फिर अल्फा 2 है और फिर अल्फा 4 है
और अल्फा 5 है और अल्फा 6 है, जो कि समुच्चय S3 में विद्यमान है। जो कि समुच्चय S3 में विद्यमान है। ठीक है, अतः S3 क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है। ग्रुप बनाता है, क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अपने को यही प्रूव करना था। अब चलते हैं अगले एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 में। इजी एग्जांपल है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको कंप्लीट, है ना। एग्जांपल नंबर 2, यदि a बराबर 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 1 पर, 4 की इमेज 5 पर और 5 की इमेज 4 पर, तो ज्ञात कीजिए पहला a इनवर्स, दूसरा a स्क्वायर, तीसरा a क्यूब और चौथा a की 40। ये अपने को निकालना है। इजी एग्जांपल है, यदि आपकी थ्योरी अच्छे से क्लियर है ना, तब तो आप इसको आराम से कर लोगे, अदरवाइज इसको आप वीडियो को वापस देखो। तो a बराबर क्या अपने पास 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 1 पर, 4 की इमेज 5 पर, 5 की इमेज 4। तो सबसे पहले आपको a इनवर्स निकालना है। मैंने आपको कैसे बताया था कि क्रमचय का कैसे निकालते हैं इनवर्स। ये जो अवयव नीचे वाले अवयव है उनको ऊपर भेज दो, नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे भेज दो, तो उल्टा कर दो इनको, 2 3 1 5 और 4, और इसको लिख दो 1 2 3 4 5। अब ऊपर वाले को क्या करो, सीक्वेंस लिखो, सीक्वेंस इनको क्या करो, सीक्वेंस लिखो। 1 की इमेज क्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं 1 की इमेज 3, फिर 2 की इमेज 1, फिर 3 की इमेज 2 और फिर 4 की इमेज 5 पर और 5 की इमेज 4 पर। ये सीक्वेंस से हमने लिख दिया। क्रमचय में क्या करते हैं, इनको उल्टा लिख देते हैं, उल्टा लिखने के बाद इनको क्रम से अरेंज कर देते हैं। तो 1 की इमेज 3 पर, 2 की इमेज 1 पर, 3 की इमेज 2 पर और 4 की इमेज 5 पर और 5 की इमेज 4 पे। ठीक है, फिर इसके बाद में ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर आपको निकालना आता है ए इंटू ए। ए कितना है 1 2 2 3 3 1 4 5 5 4, इनको मल्टीप्लाई करना है ना। तो देखो करो इनको, पहले लिख लो 1 2 3 4 और 5 लिख लो। 1 की इमेज 2 पर और 2 की इमेज 3 पर, तो 1 की इमेज क्या हो जाएगी 3 पर, 2 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 1 पे, तो 2 की इमेज 1 पे, 3 की इमेज 1 पर और 1 की इमेज 2 पर, 3 की इमेज 2 पर, 4 की इमेज 5 पर और 5 की इमेज 4 पे, तो 4 की इमेज 4 पर, 5 की इमेज 4 पर और 4 की इमेज 5 पे, तो 5 की इमेज 5 पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार ए क्यूब कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर को ए से गुणा कर दो, अब निकालो ए क्यूब। इजी सवाल है, थोड़ी भी सरल आपकी, एक दो बार पढ़ोगे तो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ए और ए स्क्वायर, ए क्या अपने पास बताओ 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 1 पर और 4 की इमेज 5 पर और 5 की इमेज 4 पर। ए स्क्वायर क्या है इसमें देखो, अभी आपने प्रूफ किया है ना, 3 की इमेज 2 पर, तो करो पहले क्या करो 1 2 3 4 5 लिख लो, लिख लिया। अब देखो 1 की इमेज इधर से देखना, ध्यान रखना, 1 की इमेज 3 पर और 3 की इमेज 1 पे, तो 1 की इमेज 1 पर, 2 की इमेज 1 पर और 1 की इमेज 2 पर, तो 2 की इमेज 2 पर, 3 की इमेज 2 पर और 2 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 3 पर, 4 की इमेज 4 पर
और 4 की इमेज यहाँ पे 5 पे, तो 4 की इमेज 5 पे, और 5 की इमेज 5 पे, 5 की इमेज 4 पे, तो 5 की इमेज 4 पे। फिर लास्ट पॉइंट है ए की कोटि निकालना। तो ए की कोटि आपको पता ही कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं क्रमचय की कोटि। पहले क्या करो, उसको चक्कर में बदल दो, और चक्कर में बदलने के बाद में आपका जो पक्षांतर बनते हैं, जो चक्कर बनते हैं उनमें क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं ना, ऐसे तो करते हैं 1 2 2 3 3 1 4 5 और 5 4। तो पहले इसको क्या करो, चक्कर में बदलो। तो चक्कर में कैसे बदलोगे, स्टार्ट करो 1 से, 1 की इमेज 2 पर, तो 2 लिख दिया, 2 की इमेज 3 पर, और 3 पे आते ही क्या हो गया, वापस 1 पे आ गई, 3 की इमेज 1 पे, तो वहां पे चक्कर क्या हो गया, बंद हो गया। फिर 4 की इमेज 5 पर और 5 की इमेज 4 पे। तो यहाँ पे देखो ये कितनी कोटि का है, 3 का, ये कितनी कोटि का है, 3 का, और ये कितनी कोटि का है, 2 का। तो 3 और 2 का क्या ले लो, एलसीएम। 3 व 2 का एलसीएम, और 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा यूनिट, ये हमारा सेकंड एग्जांपल कंप्लीट हो गया। अब लिखो एग्जांपल नंबर 8, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, 2003 में, 13 में, 15 में, और लेटेस्ट में भी ये पूछा हुआ है। फिर अपने ज्यादा एग्जाम्पल नहीं बचेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 है, और फिर एग्जाम्पल नंबर 10 है। 2 एग्जाम्पल और बचे, उनको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। और एग्जाम्पल तो इजी से है, जो आपके आराम से हो जाएंगे। 2003 में, 13 में, 15 में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान से देख लेना इसको। यदि सिग्मा बराबर आपको दे रखा है 1726358 और रो बराबर आपको दे रखा है क्या, 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 5 पर, 3 की इमेज 4 पे, 4 की इमेज 3 पर, 5 की इमेज 8 पे, और 6 की इमेज 7 पे, और 7 की इमेज 6 पर, 8 की इमेज 1 पे। ये दे रखा आपको बोला है कि तो सिद्ध कीजिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट लगा लो चाहे इसके। सिद्ध कीजिए कि रो सिग्मा रो इनवर्स बराबर आपके पास क्या आना चाहिए, प्रूफ करना है आपको, रो 1 रो 7 रो 2 रो 6 रो 6 और रो 3 रो 5 रो 8 और रो 4। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आप सिग्मा रो इनवर्स निकालो, और फिर इसके अनुसार इसको अरेंजमेंट करना है। तो सिग्मा क्या अपने पास, पहले सिग्मा जो अपने को दे रखा है वो चक्कर में बदल रखा है, तो चक्कर को हम क्या करो, क्रमचय में बदलो। तो कैसे बदलेंगे, देखो 1 की इमेज कहाँ दे रखी है, 7 पर, 7 की इमेज कहाँ पे दे रखी है, 2 पर। पहले तो इसको सिक्वेंसली लिख लो, ऐसे लिख लो, कई भी लास्ट कितने अभी 7 तक है ना, 8 तक है, तो 6 7 8 तक लिख लो, जैसे मान लो, है ना। अब देखो 1 की इमेज कहाँ पे है, 7 पे है, लिख दिया। फिर 7 की इमेज कहाँ पे है, 2 पे है, तो 7 की इमेज लिख दिया हमने 2। 2 की इमेज कहाँ पे है, 6 पे है, और 6 की इमेज कहाँ पे है, 3 पे, और 3 की इमेज कहाँ पे है, 5 पे, और 5 की इमेज कहाँ पे है, 8 पर, और 8 की इमेज कहाँ पे है, 4 पर, और 4 की इमेज कहाँ पे है, वापस 1 पे। यही तो होता है चक्कर में। तो ये आपका क्रमचय में हमने बदल दिया। अब सिग्मा रो देखो, अब क्या है, रो तो आपको दे रखा है 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 5 पर, 3 की इमेज 4 पे, 4 की इमेज 3 पर, 5 की इमेज 8 पर, 6 की इमेज 7 पर, और 7 की इमेज 6 पर, 8 की इमेज 1 पर। ये आपका हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, रो इनवर्स निकालना है। पहले क्या निकालो, रो इनवर्स निकाल लो, चाहे रो सिग्मा निकाल लो। पहले
तो पहले हम रो इनवर्स निकाल लेते हैं। रो इनवर्स मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, इनको क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो 2 5 4 3, नीचे वालों को ऊपर लिख दो और ऊपर वालों को नीचे लिख दो। फिर इनको क्या करो, सीक्वेंस से अरेंज कर लो, 1 2 3। तो इनको क्या करो, अरेंज करो। तो 1 की इमेज कहाँ पे, 8 पर, 2 की इमेज 1 पर, 3 की इमेज 4 पर, 4 की इमेज कहाँ पे है, 4 की इमेज 3 पर, 5 की इमेज 2 पर, 6 की इमेज 7 पर, 7 की इमेज 6 पर और 8 की इमेज 5 पर। ये आपका रो इनवर्स हो गया, रो इनवर्स हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, रो सिग्मा रो इनवर्स निकालना है। तो पहले अपन क्या करते हैं, रो को सिग्मा से गुणा कर देते हैं और फिर रो इनवर्स से और गुणा कर देंगे। तो रो और सिग्मा से करते हैं। तो रो अपने पास क्या है, देखो ध्यान रखना, जो पहले हम लिख रहे हैं ना उसको पहले लिखना है, ध्यान रखना। 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 5 पर, 3 की इमेज 4 पे, 4 की इमेज 3 पर, 5 की इमेज 8 पर, 6 की इमेज 7 पर, 7 की इमेज 6 पर और 8 की इमेज 1 पर। अब देखो सिग्मा क्या है अपने पास, 1 की इमेज 7 पर, 2 की इमेज 6 पर, 3 की इमेज 5 पे, 4 की इमेज 1 पे, 5 की इमेज 8 पे और 6 की इमेज 3 पर, 7 की इमेज 2 पर, 8 की इमेज 4 पर। ये अपने पास है। तो पहले क्या करते हैं, हम इनको गुणा करते हैं और फिर इसको क्या करेंगे, रो इनवर्स से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो पहले इनको गुणा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 1 की इमेज 7 पर, 7 की इमेज 6 पर, तो 1 की इमेज 6 पर, 2 की इमेज 6 पर, 6 की इमेज कहाँ पे है, 7 पे, तो 2 की इमेज 7 पर, 3 की इमेज 5 पर और 5 की इमेज 8 पर, तो 3 की इमेज 8 पर, 4 के 4 की इमेज 1 पर, 1 की इमेज 2 पर, तो 4 की इमेज 2 पर, 5 की इमेज 8 पर, 8 की इमेज 1 पे और फिर 6 की इमेज 3 पर और 3 की इमेज 4 पे, तो 6 की इमेज 4 पे आ गई। 7 की इमेज 2 पर और 2 की इमेज 5 पर, 7 की इमेज 5 पर और 8 की इमेज 4 पर और 4 की इमेज 3 पर। तो ये आपका हो जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, सही है ना यहाँ तक। रो सिग्मा आया था अपने पास 1 6 2 7 3 8 4 2 5 1 6 4 7 5 8 3। ये आपका हो गया रो सिग्मा। अब आपको क्या निकालना है, रो सिग्मा रो इनवर्स। तो देखो रो को लिखो, पहले रो सिग्मा लिखो, 1 6 2 7 3 8 4 8 5 1 6 4 7 5 8 3। अब देखो रो इनवर्स क्या है अपने पास, देखो ऊपर है ना रो इनवर्स, तो पहले लिख लो पहले उसको अच्छे से। तो 8 1 4 3 2 7 6 और 5, ये आपके पास रो इनवर्स था। अब देखो पहले क्या करो, 1 2 3 से 8 लिख लो पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक तो लिखो। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करना, 1 की इमेज 8 पर, 8 की इमेज 3 पर, तो 1 की इमेज 3 पर, 2 की इमेज 1 पर, 1 की इमेज 6 पर, तो 2 की इमेज 6 पर, 3 की इमेज 4 पर, 4 की इमेज 2 पर, तो 3 की इमेज 2 पर, 4 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 8 पर, 3 की इमेज 4 पर और 4 की इमेज 2 पर, तो यहाँ पे 3 की इमेज 2 आ गई, 4 की इमेज 3 पर और 3 की इमेज 8 पर, तो 4 की इमेज 8 पर, 5 की इमेज 2 पर और 2 की इमेज 7 पे, तो 5 की इमेज 7 पर, 6 की इमेज 7 पर और 7 की इमेज 5 पे और फिर 7 की इमेज 6 पर, 6 की इमेज 4 पे और 8 की इमेज 5 पर और 5 की इमेज 1 पे। ये आपके पास आ गया रो सिग्मा रो इनवर्स। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 3 2 6 3 2 4 8 5 7 6 5 7 4 8 1। अब देखो इसको, अब इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो आप कर लोगे आराम से। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है ना भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वजह से, अब इसके आगे की प्रोसेस है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब इसको चक्कर में बदलो, पहले तो चक्कर में बदला तो कैसे बदलोगे, 1 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज कहाँ पे 2 पर और 2 की इमेज देखो, ये नहीं कि भाई यहाँ पे बीच में आ गया, तो 1 की इमेज 3 पर, उसके आगे देखना होता है 3 की इमेज 2 पर
और 2 की इमेज कहाँ पे है 6 पर, और 6 की इमेज देखो अब 5 पे, 5 की इमेज देखो अब 7 पे, और 7 की इमेज देखो 4 पे, और 4 की इमेज देखो 8 पे, और 8 की इमेज देखो 1 पे। तो ये बंद हो गया आपका। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि एक चक्रीय क्रमचय को आप किस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको आगे बढ़ा सकते हो एक एक अवयव को, तो इसको आगे बढ़ा 1 को आगे बढ़ाओगे तो 1 आ जाएगा पीछे, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा 3 2 6 5 7 4 8 और 1। यहां तक क्लियर है क्या? मैंने आपको बताया था कि एक चक्कर को आप कितने भी तरीके से लिख सकते हो। अब और आगे बढ़ा सकते हो इसको, क्यों आगे बढ़ा रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। 2 6 5 7 4 8 1 और 3। अब चेक करो, देखो अब आपको ये चेक करना है कि जो 2 है वो किसकी इमेज है, रो में चेक करना है ना अपने को। ये चेक करना है कि रो इधर है, जैसे समथिंग समथिंग, जैसे रो 1 है, रो 7 है, इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है ना, रो 2 रो 6 इस प्रकार से चेक करना है। तो अब एक बार देखो कि ये चेक करो कि 2 की इमेज है ना, 2 की इमेज, ये इमेज ही तो है 2, ये देखो किसकी इमेज है रो में, 2 किसकी इमेज है रो में, तो देखो मैं ऊपर दिखाता हूं आपको। देखो रो में देखना 2 किसकी इमेज है, तो आप चेक करो रो में, रो में चेक करो देखो। यहाँ पे देखो रो में देखो, यहाँ देखो 2 है ना, 2 किसकी इमेज है 2, यहाँ देखो 2 की इमेज किसकी है 1 की है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 को क्या लिख सकता हूँ रो 1, और फिर आगे क्या था अपने पास 6 था, तो 6 की इमेज देखो 6 किसकी इमेज है 7 की, तो पहला तो इमेज आ जाएगी रो 1 की, दूसरा रो 7 की, और इस प्रकार से आगे बढ़ के हम लिख देंगे। तो देखो 2 है ना किसकी इमेज है, 2 इमेज है आपकी रो 1 की, और 6 किसकी इमेज है रो 7 की। जो अपने को प्रूफ करना है वो प्रूफ हो गया, इसलिए हमने आगे बढ़ाया इसको, क्योंकि हमें देखना था कि 2 है ना, 2 किसकी इमेज है रो 1 की है, 6 किसकी इमेज है रो 7 की है, और इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो ये रो 2 की इमेज है, और फिर रो 6 की, इस प्रकार से रो 3 की, और इस प्रकार से रो 5 की, और ये आपकी रो 8 और रो 4। ये आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, अब देखो ये रो सिग्मा रो इनवर्स आ गया। समझ में आ गया ना कि कैसे प्रूव करना है। हमने इसलिए आगे बढ़ाया इनको क्योंकि हमें यहाँ 2 लाना था, तो 2 पे देखना था ना, और 2 पे हमें पास किसकी इमेज है रो 2 की रो 1 की, इसलिए हमने इसको आगे बढ़ाए हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल और बचा है, उसको कंप्लीट करके फिर हमारा यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा।
समझ में आ गया ना कि भाई हमने चक्कर को आगे आगे क्यों लिखा है? आगे इसलिए लिखा है क्योंकि जिस प्रकार से हमें रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम्पल 10, ये 2008 में आया हुआ है, तो देखो सिद्ध कीजिएगी और इसी के साथ हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। सिद्ध कीजिएगी निम्न 4 क्रमचय गुणन के लिए क्रमचय गुणन के लिए 4 ग्रुपांक का ग्रुप बनाते हैं तथा तत्समक अवयव के अलावा प्रत्येक अवयव की कोटि 2 है। दो, ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो सॉल्यूशन, और ये आपको जो दिया हुआ है ना वो ये दिया हुआ है ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो आपको ग्रुप चेक करना है, लेकिन पहले आप इसको क्या बनाओ, क्रमचय में कन्वर्ट करो। तो क्रमचय में कैसे कन्वर्ट करोगे? यहां पढ़ो, सिद्ध कीजिए कि 4 क्रमचय दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 ग्रुपांक का ग्रुप बनाते हैं और तत्समक अवयव के अलावा, इसमें जो भी तत्समक अवयव होगा उसके अलावा प्रत्येक अवयव की कोटि कितनी दिखानी है? आपको 2 दिखानी है। तो देखो एस अपने को क्या दे रखा है, ये है, ध्यान रखना ये अपने को क्रमचय दे रखा है। यहां समझना, देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस चीज का मीनिंग क्या है। अब देखो इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, पहले क्रमचय में कन्वर्ट करना है और फिर वही अल्फा 1 अल्फा 2 मानकर सिद्ध करना है, आराम से हो जाएगा बाद में। देखो अब जो पहला है ना क्रमचय, इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि चक्कर में क्या होता है कि खुद की इमेज खुद पर होती है ना। तो इस चीज का मीनिंग क्या है, जो पहला जो अवयव है अपने पास, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि खुद के अवयव की इमेज खुद ही है। ये क्रमचय में तो वो अवयव होता ही होता है भाई, क्रमचय में तो वो अवयव होता ही है, चक्कर में नहीं होता ना खुद की इमेज खुद वाला। तो इसको लिखेंगे ए की इमेज ए पर, बी की इमेज बी पर, सी की इमेज सी पर और डी की इमेज डी पर। इसका मीनिंग ये है। डी की इमेज डी पर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए की इमेज बी पर और बी की इमेज ए पर है, सी की इमेज डी पर और डी की इमेज सी पर। ये आपका दूसरा क्रमचय हो गया। भाई समझ में आ रहा है ना कि ए की इमेज बी पर और बी की इमेज वापस ए पर, सी की इमेज डी पर और डी की इमेज सी पर। ये दूसरा हो गया। तीसरा देखो, ए की इमेज कहाँ पे है? सी पर, और सी की इमेज कहाँ पे है? ए पर। तो यहाँ पे लिखेंगे, और फिर बी की इमेज डी पर और डी की इमेज बी पर। ये आपका तीसरा हो गया। चौथा क्या होगा, ए की इमेज कहाँ पे है? डी पर, और डी की इमेज कहाँ पे है? ए पर, बी की इमेज सी पर और सी की इमेज बी पर। ये आपका हो गया चौथा। लिखना आ गया ना समझ में? अब देखो इसको मैंने नाम क्या दे दिया? अल्फा 1, इसको मैंने नाम दे दिया अल्फा 2, इसको मैंने नाम दे दिया अल्फा 3 और इसको नाम मैंने दे दिया अल्फा 4। वही संक्रिय सारणी बनाओ और ग्रुप आपको सिद्ध करना है। ध्यान रखना
कि देखो पहला जो अवयव है खुद की अवयव की इमेज खुद ही है, इसलिए इसको शामिल इस प्रकार से लिखा जाता है कि खुद की इमेज, खुद की अवयव की इमेज क्या होती है, खुद ही होती है। और इस प्रकार से हमने क्या लिख दिया, इसको क्रमचय के रूप में लिख दिया। अब हम बनाते हैं संक्रिय सारणी, और संक्रिय सारणी के बाद में हमें ग्रुप सिद्ध करना है। ग्रुप के लिए वही 4 बातें सिद्ध करनी है अपने को। संक्रिय सारणी, वही कर लोगे ना, ये मैं पूर्ति कर देता। अल्फा 1 तो अपने पास क्या है, खुद की अवयव की खुद की इमेज ही है ना, तो वो तो क्या हो गया, तत्सम क्रमचय, और तत्सम क्रमचय को किससे भी गुणा करो तो वही वापस अवयव आ जाता है। देखो अल्फा 1 को अल्फा 1 से गुणा करोगे तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। अल्फा 2 को अल्फा 1 से करोगे तो अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 आ जाएगा। और इस प्रकार से ये आ जाएगा अल्फा 1, अल्फा 4, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 1, और ये अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 2, और ये अल्फा 1। देखो एक करके बता देता हूँ, अल्फा 2 को अल्फा 2 से करो, अल्फा 2 क्या है इसमें, ए की इमेज बी पर, बी की इमेज ए पर, सी की इमेज डी पर, और डी की इमेज सी पर। और अल्फा 2 यही है, ए की इमेज बी पर, बी की इमेज ए पर, सी की इमेज डी पर, डी की इमेज सी पर, है ना। तो यहाँ पे देखो ए बी सी डी लिख दो, ए की इमेज बी पर, बी की इमेज ए पर, तो ए की इमेज ए पर, बी की इमेज ए पर, ए की इमेज बी पर, तो बी की इमेज बी पर, सी की इमेज डी पर, और ये हो गया आपके पास अल्फा 1। इस प्रकार से आपको गुणा करना है। अब आपको क्या करना है, संक्रिय सारणी बना ली, अब 4 बातें लिखनी है, समर्थता, साचर्यता, तत्सम का वियोग अस्तित्व और प्रतिलोम का अस्तित्व है। तो अब देखो समर्थता लिख देते हैं। अब 4 बातें वही लिखनी है, आपको पता ही है, पहला एग्जाम्पल हमने यही तो किया था, समर्थता। चूंकि सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय S में विद्यमान है, अतः समुच्चय S में क्रमचय गुणन समर्थ है। इसमें आपको समझाने की जरूरत है ही नहीं, आपको पता ही है, ये हमने कर चुके हैं। चूंकि क्रमचय गुणन संक्रिया सात्सरी होती है, सदैव सात्सरी होती है, अतः
समुच्चय एस में भी 7 सदियों। ठीक है, फिर थर्ड, सॉरी तत्सम का भी। तत्सम का वियोग अस्तित्व क्या हो जाएगा, सारणी से तत्सम का वियोग क्या हो जाएगा, अल्फा 1, और जो कि समुच्चय एस में विद्यमान है। फिर इसके बाद में प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व बता देंगे, और फिर इसके बाद में अपने को एस की कोटि बतानी है। तो एस की कोटि कैसे बता सकते हो कि जो उसको क्रम उसको चक्कर में बदल के बता सकते हो। तो एस की कोटि आपको डायरेक्ट दे रखी है, 4 ग्रुपांक का 4 ग्रुप कोटि है, और फिर आपको अल्फा 1 अल्फा 2 का भी आपको ऑर्डर बताना है। तत्सम का वियोग अस्तित्व है। तो चूंकि सारणी से अल्फा 1 तत्सम का अवयव है, जो कि समुच्चय एस में विद्यमान है। चौथा, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। प्रतिलोम अवयव के अस्तित्व में क्या हो जाएगा, चूंकि सारणी से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 के प्रतिलोम क्रमशः अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 ये जो कि समुच्चय एस में विद्यमान है। ठीक है, अतः क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए
उपग्रुप है। ठीक है, फिर एस की कोटि निकालनी है, तो एस की कोटि क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। और ऑर्डर ऑफ अल्फा, अल्फा 1 तो क्या है, तत्सम अवयव है, तो तत्सम अवयव की कोटि तो आपको पता है 1 होती है। और अल्फा 2 की कोटि निकाल सकते हो आप। अल्फा 2 आपके पास क्या है, ए बी बी ए सी डी, तो आपको पता है कि चक्रीय क्रम से है, तो 2 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, ये चक्रीय तरह का ना अल्फा 2, भाई अल्फा 2 क्या अपने पास, अल्फा 2 अपने पास ये है ए बी सी डी, तो इसमें भी अवयव 2, इसमें भी अवयव 2, तो 2 2 का एलसीएम, और 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा कोटि 2। अतः प्रत्येक अवयव की कोटि और जो अवयव है उनकी कोटि क्या हो जाएगी 2 है। ठीक है, यही हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। और अब अगले लेक्चर से हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, और तब हम क्या करेंगे, यूनिट नंबर 2 उपग्रुप से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।